नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया एक बार फिर आ चुका हूं भूगोल की नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे और वह क्लास काफ़ी अच्छी रही, आप लोगों को पसंद आई। उसमें जो हमारा अंतिम सवाल था, अंतिम प्रश्न था कि पृथ्वी का पुत्र किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है। तो उसका जो जवाब हमें कमेंट्स में मिला वह एक हमारे भाई सूजल ने दिया। सूजल तेवतिया हैं जिन्होंने उसका जवाब दिया चंद्रमा। इससे पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वही छात्र अच्छा स्कोर कर पाएगा जो ईमानदारी के साथ पढ़ रहा होगा। यह जरूरी नहीं है कि वह हमसे ही पढ़ रहा हो, लेकिन जो भी ईमानदारी के साथ पढ़ रहा होगा वही अच्छा स्कोर करेगा और वह सफलता को प्राप्त करेगा। पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं, आज की नई क्लास शुरू करते हैं जो होगी वायुमंडल से। वायुमंडल, अभी तक हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। पृथ्वी के जो सूर्य के सापेक्ष हमने पृथ्वी के बारे में अभी तक पढ़ा, और अब हम पृथ्वी के अंदर आए। अंदर आने के बाद हमने उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने पृथ्वी पर जो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनके बारे में हमने पढ़ा। पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं, ज्वार व भाटा, उनके बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। जैसे कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि वह मंडल जहाँ पर वायु उपस्थित होती हो उसको वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यदि मैं इसको इसकी शुद्ध परिभाषा के रूप में बताऊं तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। उसको बोलते हैं हम वायुमंडल। सबसे पहले यूनान के एक विद्वान थे एनेक्सीमेंडर, जिन्होंने हमें वायुमंडल के बारे में बताया। उन्होंने वायु के बारे में हमें बताया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है जहां पर वायु विद्वान है। तो वह थे यूनानी विद्वान एनेक्सीमेंडर। जिन्होंने हमें वायुमंडल के बारे में बताया। और इन्होंने हमें बताया कि हमारा जो वायुमंडल है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गतिशील है। हमारा वायुमंडल गतिशील है। जो हवाएं हैं, जो हमारे धूल के कण हैं, जल वाष्प हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर हैं, वह भी घूम रहे हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, उसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित कण भी घूम रहे हैं। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, कि अगर हम अपने हेलीकॉप्टर को पृथ्वी से ऊपर उठा लें तो पृथ्वी तो घूम रही है। तो अगर पृथ्वी घूम जाएगी तो सीधी सी बात है कि हम किसी दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है तो हम उस देश के नीचे से निकल जाएंगे और दूसरा देश उस हेलीकॉप्टर के नीचे आ जाएगा, और जिस भी जगह पर उतरना होगा हम आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम हेलीकॉप्टर को उठा लेते हैं तो आप कितना ही समय व्यतीत कर लीजिए, आपका हेलीकॉप्टर उसी ज़मीन के ऊपर या उसी बिंदु के ऊपर स्थित रहता है। क्यों रहता है, जबकि पृथ्वी तो घूम रही है? उसका मुख्य कारण यही है कि हमारा जो वायुमंडल है वह भी गतिशील है, वह भी घूम रहा है। अगर वह रुका हुआ होता तो ऐसा हो जाता कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो किसी दूसरी जगह तक
बिना चले ही पहुंच जाता। तो इसका मुख्य कारण है कि वायुमंडल का गतिशील होना। वायुमंडल भी घूम रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा, हमें लग नहीं रहा, लेकिन वह घूम रहा है। तो इसका बेसिक आंसर यह था। हालांकि आप लोग यदि इस तरीके की रील्स वगैरह देखते हैं तो शायद आप समझ गए होंगे, अदरवाइज मोयो मोयो वाली रील्स देखते रहें। ठीक है, आगे देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल बना किन किन तत्वों से है। जैसे नाम से है कि वायुमंडल, तो यह तो लग रहा होगा कि यह वायु से बना है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। हमारे वायुमंडल में और भी तत्व विद्यमान हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वायु है, इसीलिए इसका नाम वायुमंडल रखा गया। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित अगर हम तत्वों की बात करें तो उसमें अपना वायु तो है ही, उसके साथ साथ जल वाष्प हैं, और धूल के कण। इन तीनों से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल में 99% तक अगर देखा जाए तो उसमें गैस की मात्रा होती है। हमारे वायुमंडल में अगर हम गैस की ही बात करें तो उसमें 99% तक गैस है, और उसमें भी महत्वपूर्ण 7 ही गैस ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे वायुमंडल के लिए। जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। ऐसी महत्वपूर्ण गैसें हैं, ऐसी कुल 7 ही गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब, लेकिन कुछ ही गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल के लिए ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। यह गैस वायुमंडल में उपस्थित है और यह जीव के लिए, जीव जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और यह गैस पादपों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पादपों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गैस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम जल वाष्प की बात करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित एक तत्व है, हम लोग जानते हैं कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो जो हमारा समुद्र है या जहाँ पर भी पानी उपस्थित है वह वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में जाने लगता है। उदाहरण के तौर पर जब हम पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ भाप हमें वायुमंडल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। वही हमारा जलवाष्प होता है और वही हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में मौसमी घटनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, गैसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन जीव जंतुओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड पादपों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे, वह भी पादपों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जलवाष्प हमारे वायुमंडल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम पढ़ेंगे जलवाष्प मौसमी घटनाओं के लिए, मौसमी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए इस तत्व का उपस्थित होना जरूरी है। धूल के कणों की बात करें तो हमारे वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा भी उपस्थित है। और हम लोग जानते हैं कि जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो छोटे छोटे कण भी उसके साथ चलते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर रेगिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ पर अगर हल्की हवा भी चलती है तो वहाँ पे धूल के कण उड़ते हैं। जहाँ पर हल्की भी हवा होगी वहाँ पर धूल के कण जरूर उपस्थित होंगे। इसमें हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें भी धूल के कण निकलते हैं, तो वह हमारे वातावरण में छा जाते हैं। तो यह भी हमारे वातावरण का एक मुख्य हिस्सा है, धूल के कणों का। आगे बढ़ेंगे, हम वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, उनका अध्ययन करेंगे।
तो वायुमंडल में वैसे तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन हम कुछ ही महत्वपूर्ण गैसों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है वह N2 है, और यदि ऑक्सीजन की बात करें तो इसका O2 है, आर्गन की बात करें तो Ar, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, और यदि ओजोन की बात करें तो O3। देखिए, ये जो वैज्ञानिक संकेतन है यह हमें याद रखने जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब प्रश्न में आपसे एग्जामिनर प्रश्न बना रहा होगा तो वह नाइट्रोजन लिखे, वो हो सकता है कि वहां पर N2 ही लिख दे। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है इनके वैज्ञानिक संकेतन याद करने, और ये बहुत ज़्यादा, सही में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नाम ही लिखा है, नाइट्रोजन की जगह N2 भी लिखा आता है, तो यह याद करने बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा, और उससे कम ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि इसके कार्बन डाइऑक्साइड के बाद और भी गैसें हैं जिनकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ओजोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने फिर ओजोन को लिखा। तो पहली चार गैसें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि ओजोन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.85%। यह हम लगभग में 79% पढ़ लेते हैं। ओ सॉरी, हाँ 79, ये मैं इसको हम 79% पढ़ लेते हैं लगभग में, क्योंकि यह बिल्कुल अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो उसके बराबर ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है 20.95%, 20.95%। और यदि इसको भी हम लगभग में बात करें तो 21% हमें लिखा हुआ मिल जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 78.85% लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको 79% ही लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर 20.95 ना लिख के 21% ही लिखा मिलेगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें, यदि आपने किसी किताब में पढ़ा हो या किसी प्रैक्टिस सेट में देखा हो कि भाई हमने तो 21% पढ़ा था और यहाँ पर तो ये अलग ही बता रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेट, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है और यह इसकी लगभग वाली वैल्यू है। यदि आर्गन गैस की बात करें तो आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में 0.93% है, यानी 1% से भी कम है हमारे वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह 0.036% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। आधा प्रतिशत से भी कम हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। और अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण गैस है कि ना तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और यदि हम इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमें परेशानी होगी, और इसकी मात्रा को घटाते हैं तो हमें परेशानी होगी। जैसे ऑक्सीजन है, आप इसकी मात्रा को कितना बढ़ा लीजिए, हमें फ़ायदा ही होगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतने हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि अभी पिछले कुछ समय में जब कोरोना काल आया था तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी से कितना हाहाकार मच गया था। तो यदि हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही होती तो शायद वह स्थिति हमें देखने को ना मिलती। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि हम इसकी मात्रा को बढ़ा दें तो हम सेफ रहेंगे, या इसकी मात्रा को और ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि जब बढ़ा रहे हैं मात्रा तो हमें नुकसान हो रहा है। यदि इसकी मात्रा को कम कर दें तो सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊँगा। ओजोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोन हमारे वायुमंडल में 0.00013% है, आई थिंक, नो 6%, 6%। बहुत कम मात्रा में है ओजोन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गैस है।
इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी ज़रूरी है हमारे वायुमंडल के लिए। जिस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन यह गैस जरूरी है वायुमंडल के लिए, उसी प्रकार जल वाष्प और धूल के कण भी जरूरी है। शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित है, हमारी बॉडी के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम अपने विज्ञान के जीव विज्ञान वाले पार्ट में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो सेल्स से बनी है, उन सेल्स के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उन सेल्स के निर्माण के लिए। तो हमारे वायुमंडल में तो बहुत नाइट्रोजन है, फिर तो हमारे अंदर के जो बॉडी सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छी से ग्लो करेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम नाइट्रोजन को सीधे अपनी बॉडी में ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, डायरेक्टली वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन वायुमंडल में तो नाइट्रोजन भी है, और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी नाक में कोई फिल्टर तो है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी, बाकी गैसें भी अंदर जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, ऑर्गन भी जाती है। लेकिन हमारी बॉडी बस ऑक्सीजन को अपने पास रखती है और बाकी गैसों को बाहर निकाल देती है। तो उसके साथ तो नाइट्रोजन भी बाहर आ गई, लेकिन बॉडी को तो नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। नाइट्रोजन की ज़रूरत पादपों को भी होती है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और आप लोगों को पता भी होगा, जो किसान हमारे भाई हैं, कि जब हम यूरिया खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 40% नाइट्रोजन। तो यानी पेड़ पौधों के लिए कितना ज़रूरी है कि एक यूरिया के कट्टे में 46% तक नाइट्रोजन होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है यह पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हम बात करें दालों में, हालांकि सभी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए है, लेकिन हम दालों में देखेंगे तो दालों के नीचे जो जड़ होती है ना, वहाँ पर छोटे छोटी गांठ होती हैं उनके पेड़ों में। उन्हीं गांठ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कैसे जाती है। तो उन्हीं वह गांठ जो होती हैं वहाँ पर नाइट्रेट बनती है। विज्ञान का पार्ट है, भूगोल में पढ़ रहे हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हमारी बॉडी में आखिर नाइट्रोजन चली कैसे जाती है। डायरेक्ट नहीं जाती है, इनडायरेक्ट हम उसे पादपों की मदद से लेते हैं। हमारी दालों में और बाकी जो मोटे बीज हैं, जो मोटे अनाज हैं, उनके माध्यम से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है, ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, वरना फिर दिक्कत आएगी कि ज़्यादा डीपली पढ़ा देते हो आप। दरअसल होता क्या है कि जब मैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ, तो किसी भी टॉपिक को लेके चलता हूँ, तो जो भी शब्द आगे आता है, मेरी कोशिश होती है कि आप उस शब्द के एक एक पॉइंट को समझ जाएं। देखिए, अगर आप उसे समझेंगे तो टॉपिक आसान लगने लगेगा। जब हम रट्टा मार के चलते हैं, सिर्फ रट्टा रटते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हफ्ते भर बाद कि भाई मैं तो भूल गया। भूल क्यों गया? उसको समझा ही नहीं था। यदि उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते तो वह आसान हो जाता। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं जा सकता, पादपों की मदद से हमारी बॉडी में जाता है। पादपों की वृद्धि के लिए, यानी पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो हमारी वायुमंडल में इसकी मात्रा ज़्यादा है तो हमारे लिए बढ़िया है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन अच्छे से जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं कि जीव जंतुओं के जीवन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे वायुमंडल में 0.95% है, 21% लगभग, सभी पता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आर्गन गैस, आप में से कुछ लोगों के घरों में वो बल्ब लग रहे होंगे जिनसे पीले रंग का प्रकाश आता है। अब तो एलईडी बल्बों ने उनका पत्ता साफ कर दिया है, पहले वही बल्ब चलते थे। तो जो बल्ब है होता है उसके अंदर एक गैस होती है जो उसके फिलामेंट को जलने से रोकती है। देखिए, हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है ये जलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ही हम किसी वस्तु को जला सकते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के वह वस्तु नहीं जल सकती। उदाहरण के तौर पे हमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपनी विज्ञान की किताब में कि एक मोमबत्ती को जलाया जाता है और एक कांच के गिलास को उसके ऊपर रख दिया जाता है।
कांच का ग्लास इसलिए जिससे कि मोमबत्ती हमें अंदर से दिखती रहे, अदरवाइज आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह जो मोमबत्ती है वह जल्दी जल्दी बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित थी वह खत्म हो चुकी है, और जब वह खत्म हो चुकी है तो वह मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बोले तो उसके बिना जलेगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन के बारे में एक यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि मनुष्य के जीवन के लिए तो यह जरूरी है ही साथ यह वस्तुओं को जलाने के लिए भी उपयुक्त होती है, इसके बिना वस्तु नहीं जल सकती। बात ऑर्गन की कर रहे थे हम। जो फिलामेंट है, अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही वातावरण में जलाएं तो वह जल जाएगा, और जल जाएगा तो वो फूक जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही, हालांकि फिलामेंट जो होते हैं जो बल्ब के अंदर लगा रहता है, तंतु, बल्ब का तंतु, वो बहुत ज़्यादा, उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल सकता है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वह जल जाता है, ऑक्सीजन का काम ही ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बल्ब के अंदर लगाते हैं, एक कांच के बल्ब के अंदर, और उससे सारा ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और उसके अंदर ऑर्गन गैस भर देते हैं। ऑर्गन गैस इसलिए भर देते हैं जिससे कि अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर जाती भी है या कहीं से लीक वीक होता है तो ऑर्गन गैस उसके साथ क्रिया नहीं कर पाती है और वह उस फिलामेंट को बचाए रखती है। तो ऑर्गन गैस का काम था फिलामेंट, बल्ब के अंदर फिलामेंट को जलने से बचाने का। मोस्टली जो काम था वो मैंने आपको उसका बताया। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। बहुत सिर में दर्द रखती है यह गैस। क्यों रखती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो भी हमें नुकसान है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम घटा देते हैं तो भी हमें नुकसान है। घटाने से क्या नुकसान है पहले ये बताते हैं। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये हमारे पादपों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पादपों यानी पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है CO2। जैसे हम जानते हैं कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम खत्म कर देंगे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हम जानते हैं ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे खत्म हुए तो हम खत्म हो गए, तो अस्तित्व ही खत्म हो गया हमारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो अधिक मात्रा, अब देखो इसके नाम पे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन होता है C फॉर कार्बन। एक नए पेज पे समझते हैं इसको। ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। और इसके चारों ओर जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहरी गैस है तो वह सतह के पास मिलेगी, तो इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है कि सूर्य से किरणें आ रही हैं जो फोटोन के रूप में आती हैं, हमारी सतह से टकरा रही हैं। टकराने के बाद ये किरणें वापस जा रही हैं। अब क्या होता है कि कुछ किरणें तो वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें टकराने के बाद वापस सतह पर ही आ जाती हैं। यह भी जरूरी है। अब यह टकराने के बाद जब वापस आती हैं तो हमारी सतह को गर्म करती हैं। देखिए, और जो टकरा के वापस चली जाती हैं वह बहुत अच्छी बात है। क्यों है? यदि सारी किरणें नीचे ही रुक गईं, पहले ये समझते हैं कि मानो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो इतनी मोटी है कि उसने किरणों को आने तो दिया लेकिन टकराने के बाद वापस नहीं जाने दिया, सारी किरणों को नीचे ही रोक लिया, तो क्या होगा? पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। और यदि पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? नुकसान होगा, हमें ज़्यादा गर्मी होगी। ज़्यादा गर्मी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा हानिकारक
होती है। अभी 45-40 डिग्री टेम्परेचर हम नहीं झेल पाते हैं, तो और ज़्यादा डिग्री में क्या होगा, खेती नहीं हो पाएगी, हम लोग जीवन जीना असंभव हो जाएगा यदि तापमान बढ़ता है। उसी प्रकार यदि मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर परत है ही नहीं हमारे पास, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो क्या होगा, पृथ्वी की जो किरणें हैं वह टकराने के बाद सारी की सारी वापस चली जाएंगी। यदि सारी वापस चली जाएंगी तो नीचे तापमान रुकेगा ही नहीं, जिस ऊष्मा की हमें ज़रूरत है वह नीचे रुकेगी ही नहीं, क्योंकि कोई और इतनी भारी गैस है ही नहीं जो उसको रोके। क्या होगा, सारा तापमान वापस चले जाएगा। तापमान वापस चले जाएगा तो सतह का तापमान कम हो जाएगा, हमारा तापमान माइनस में चले जाएगा। माइनस में जाने की वजह से यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी। जैसे हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का तापमान बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, हम जानते हैं वहाँ पे ना ही जीवन संभव है और ना ही खेती करना संभव है, बल्कि वहाँ आप उद्योग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और वो सब क्या है, पानी। तो उसी प्रकार हमारे भूमध्य रेखा पर भी तापमान बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ने लगेगी और वातावरण पूरा बर्फीला हो जाएगा। तो सूर्य का तापमान आने के बाद कुछ रुक जाए और कुछ चले जाए, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी परत कम है, 0.5% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वह कुछ ही तापमान को रोक पाती है, बाकी तापमान को वापस जाने देती है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यह आ रही है कि अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। वह कैसे बढ़ रही है, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती किससे है, कार्बन से, और कार्बन किससे बनता है, जीवाश्म ईंधन से। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं यदि हम इनका यूज करेंगे तो हमें कार्बन मिलेगा। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कोयला। यदि हम कोयला जलाएंगे तो CO2 उत्पन्न होता है, CO2 बनती है। उसके बाद पेट्रोलियम, यदि हम पेट्रोलियम का यूज करेंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेट्रोलियम के अंदर अपना पेट्रोल आता है, डीजल आता है, और कार्पिन का तेल वगैरह, मट्टी का तेल वगैरह, गैसेस, ये सब पेट्रोलियम के अंदर आती हैं। तो जब हम इनका यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हालांकि धीरे धीरे कोयला कम हो गया है, लेकिन अब भी कोयले का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमें कोयले से मिलती है। हम जानते हैं कि उद्योग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, उद्योग तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पेट्रोलियम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो उसका नुकसान मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी हम तो सह नहीं पाएंगे, साथ के साथ जो हमारे ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वह डूबने की कगार पर आ चुके हैं, और जिसमें सबसे पहले आता है मालदीव। यदि इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा और ग्लेशियर पिघलते रहे तो बहुत ही जल्द मालदीव जो है वो नक्शे से गायब होने वाला है। और साथ के साथ हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर, सबसे फेमस शहर जो हैं, सबसे डेवलप शहर जो हैं वह समुद्र के किनारे हैं, और यदि ऐसे ही जल स्तर बढ़ा तो धीरे धीरे वह भी डूबने लगेंगे। जैसे हम जानते हैं मुंबई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, अपना बेंगलुरु है, काहिरा है, काहिरा तो नील नदी के किनारे है, तो टोक्यो है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं यह सब समुद्र के किनारे हैं और इन सब को खतरा है जल स्तर बढ़ने से। और वो किससे बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से। तापमान किससे बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है लगातार तेजी के साथ जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से। तो ये सारा खेल कार्बन डाइऑक्साइड का था। उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्यों। अच्छा, क्या हम लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े? हम लोग बैठ के बातें करें कि भाई उद्योग करें, लेकिन उतना ही करें जितना ज़रूरत है, लगातार उसका मिसयूज़ ना करें। ऐसा हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था क्योटो में 1970
1997 में, जिसको क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना गया, और उसमें सभी देशों ने मिलकर, लगभग सभी देशों ने मिलकर बातें की कि हम कार्बन डाई उत्सर्जन पर रोक लगाएंगे, कम से कम इसको यूज़ करेंगे, अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज पे काबू करेंगे। लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, लगातार तापमान बढ़ता रहा, कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम नहीं हुई। फिर उसके बाद जब देखा कि भाई उस सम्मेलन से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर सन 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ। ये प्रश्न आते हैं कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, हमें पता होना चाहिए। उसका कोई फल हमें नहीं मिला। किससे संबंधित था? ये ऐसे करके भी आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। फिर आएगा कि पेरिस समझौता कब हुआ था? सन 2015 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हुआ था। तो याद रखना है भाई, एक तो पेरिस, क्योटो प्रोटोकॉल, पहला एक ऐसा समझौता जो ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सके, 1997 में हुआ, और इसका कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद फिर कोशिश की गई, वो पेरिस में की गई, और इसको पेरिस पैक्ट नाम दिया गया। पेरिस पैक्ट जो सन 2015 में हुआ, और इसका काम भी यही था कि भाई अब बहुत हुआ, अब इसको रोको। यदि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। उसके लिए जो समझौता हुआ वो पेरिस में हुआ, और कब हुआ? सन 2015 में हुआ। इतना जानना बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं। क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? ऐसा नहीं है, और भी गैसें हैं, और उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं मैं। उस ट्रिक के माध्यम से उन गैसों के नाम हम याद करेंगे। ट्रिक क्या है? हमने मीना को देख लिया और देख के क्या बोला? ओह सी। मीना का जलवा। मीना डांस इंडिया डांस में डांस कर रही थी, और उसको देख के हम इतने प्रभावित हुए कि हमारे मुंह से निकला ओ सी, मीना का जलवा। जलवा ही ढा दिया भाई मीना ने तो डांस करते करते। अगर यह लाइन याद है तो जो कार्बन ग्रीन हाउस गैस है जिससे नुकसान हो रहा है हमारे वातावरण को, वो हमें याद हो जाएंगी। कैसे? ओ से हमें याद रखनी है ओजोन। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बिल्कुल बनता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो यह बिल्कुल याद करना पड़ेगा, यह बिल्कुल सिलेबस का है आपका। ओजोन, जिसको हम O3 कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से आती है, लिखा हुआ मिलता है, मैं लिख भी देता हूं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC भी लिखा मिलता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी लिखा मिलता है। मीना का मी लेंगे जिसका मतलब है मीथेन, CH4 ना लेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस और का, ये तो सीधा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जलवा, जलवा से है अपना जलवाष्प। यदि जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती है तो भी हमारे वातावरण के लिए नुकसानदेह है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि यह हमारे वातावरण में इन सब में सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये हमें याद रखना है, यहां पे ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है।
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी गैस जो है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, हालांकि हमारे वातावरण में सबसे कम है, लेकिन इन गैसों में सबसे प्रभावी गैस की बात करें तो CFC सबसे ज़्यादा प्रभावी गैस है, सबसे ज़्यादा नुकसान देती है ये। यहां पे हम लिख सकते हैं सर्वाधिक प्रभावी गैस है CFC, सर्वाधिक प्रभावी गैस। वह CFC है। और वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों को याद रखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ गैसों के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस आधार पर की गई है। यदि हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करें तो हम कर सकते हैं उसके तापमान के अनुसार, उसकी दूरी के अनुसार, उसके वायु दाब के अनुसार, किसी भी अनुसार हम अपने वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो होगी वायुमंडल की संरचना। तो आज का गैसों के बारे में था। उम्मीद है आपको सारी गैस अच्छे से समझ में आई होंगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सब के बारे में हमने समझा। ओजोन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ओजोन जो है वह समताप मंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहीं पे मैं इसको आपको बताऊंगा। आज हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अच्छे से समझ लिया कि क्यों यह ज़्यादा खतरनाक है और क्यों इसकी हमें ज़रूरत है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत आज सीखा। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। फैक्ट्स तो हमें याद हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्यों ज़रूरत है, लेकिन आखिर उसके भीतर की जो बातें मैंने बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज पहली बार कुछ नया सीखा होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे वायुमंडल की संरचना के साथ। बने रहिए हमारे साथ, रोजगार की राह के साथ। धन्यवाद।